आज के लेक्चर में हम तीन टॉपिक्स पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस, इंकैप्सुलेशन और मेथड ओवरराइडिंग। तो स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस से। तो इनहेरिटेंस का उर्दू में क्या मतलब होता है? विरासत। तो इंसानों के अंदर इनहेरिटेंस होती है, ठीक है। अगर हम जेनेटिक इनहेरिटेंस की बात करें तो उसमें क्या होता है कि अगर ब्लड से कि आप में से किसी के पेरेंट्स का आई कलर जो है वो ग्रे है, तो हो सकता है कि आपका भी आई कलर ग्रे हो, ठीक है। तो ये आपने प्रॉपर्टी इनहेरिट की है अपने पेरेंट्स से, ठीक है। इसी तरह अगर हम दुनियावी मामलात में देखें तो अगर आपके पेरेंट्स की जायदाद है तो वो आप इनहेरिट करते हो। जब आप उसे इनहेरिट करते हो तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी ऐसे ही है कि अगर एक क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट हुई हुई है तो आप अपने पेरेंट क्लास की तमाम चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लास बी है, वो इनहेरिट हुई हुई है क्लास ए से। तो क्लास ए इज अ पेरेंट क्लास एंड क्लास बी इज अ चाइल्ड क्लास, ठीक है। एंड दिस एरो रिप्रेजेंट्स इनहेरिटेंस, ठीक है। जिस साइड पे ये एरो का सिंबल हो वो पेरेंट होता है, और जिस साइड पे इस एरो की टेल हो वो चाइल्ड होती है, ठीक है। और ए क्लास के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज, जितने भी मेथड्स आएंगे वो क्लास बी यूज कर सकती है। पाइथन के अंदर पांच तरह की इनहेरिटेंस हो सकती है। सिंगल इनहेरिटेंस, एक क्लास सिंपली एक क्लास से इनहेरिट होती है, वो सिंगल इनहेरिटेंस कहलाती है। फिर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के तीन क्लासेस आ जाती हैं। उसमें क्लास सी क्लास बी से इनहेरिट है और क्लास बी क्लास ए से इनहेरिट है, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये सिर्फ तीन पे डिपेंडेंट हो, चार भी हो सकती हैं, पांच भी हो सकती हैं, लेकिन वो इसी हायरार्की में अगर इनहेरिट है तो वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाएगा, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि ए और बी पेरेंट है और सी उनका चाइल्ड है, ठीक है। और हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि बी और डी और सी तीनों चाइल्ड हैं ए क्लास से। और हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है कि क्लास ए का चाइल्ड है क्लास बी, क्लास ए का चाइल्ड है क्लास सी, और ये जो डी क्लास है ना, ये चाइल्ड है क्लास बी की और क्लास सी की, ठीक है। तो ये पांचों टाइप्स की इनहेरिटेंस है। हम पांचों टाइप के इनहेरिटेंस पे प्रोग्राम करेंगे और समझेंगे कि ये किस तरह से इनहेरिटेंस हो सकती है। तो अभी हम एक सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम लिखते हैं। तो मैं तो यहाँ पे जाके अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ फादर के नाम से, और इसके अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं फादर वर्क के। फादर साहब काम क्या करते हैं, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सेल्फ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी प्रिंट। फादर बताते हैं कि मैं क्या काम करता हूँ, तो वो कह देते हैं जी आई एम अ डॉक्टर, ठीक है। तो वालिद साहब हैं, उनका पेशा डॉक्टर हैं। उन्होंने मे बी एमबीबीएस की है या पीएचडी की हो, वो उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि फादर डॉक्टर हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक और क्लास लिखते हैं, क्लास चाइल्ड, ठीक है। और वो इनहेरिट है फादर की क्लास है। अब इनहेरिटेंस कैसे करनी है कि आप चाइल्ड के आगे पैरेंथेसिस लगाते हैं और उसके अंदर अपनी पेरेंट क्लास का नाम लिख देते हैं। तो इस केस में मैंने यहाँ पे फादर लिख दिया, और इसके अंदर एक और फंक्शन लिख लेते हैं चाइल्ड वर्क का, ठीक है। बच्चा क्या करता है, पैरेंथेसिस सेल्फ, तो वो बता देता है कि मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो वो कह देता है कि प्रिंट आई एम अ स्टूडेंट। उसके बाद मैं जाता हूँ मेन में, और मेन में जाके मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ चाइल्ड ओबीजे के नाम से। और अब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं चाइल्ड क्लास को कॉल करता हूँ, ठीक है। और वो मेरा ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ये चाइल्ड ओबीजे अब पॉइंट कर रहा है। तो अब मैं जब चाइल्ड ओबीजे लिखूंगा ना, यहाँ पे चाइल्ड ओबीजे डॉट लगाऊंगा, तो आप देखेंगे कि वो मुझे दोनों चीजें दिखा रहा है, चाइल्ड वर्क भी और फादर वर्क भी। तो फादर क्लास के अंदर एक फंक्शन था फादर वर्क, ठीक है। तो इनहेरिटेंस ने इसे बाइंड कर दिया, ठीक है। इस क्लास के अंदर जितनी भी चीजें होंगी ना वो बाइंड कर देगी। बाइंड करने से मुराद ये है कि फादर क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं या जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें एक बंडल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास अब
इनहेरिटेंस की वजह से उस बंडल्स में जितनी चीजें हैं उन्हें असेस कर सकेगा, उन्हें यूज कर सकेगा। तो जैसे मैंने चाइल्ड ओबीजे लिखा है, तो उसने मुझे उस बंडल के अंदर मौजूद था फादर वर्क, तो वो उसने दिखा दिया। तो अब मैं फादर वर्क को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, तो मैं कॉल करता हूँ फादर वर्क को और कोड को रन करता हूँ, तो आई एम अ डॉक्टर शो हो गया। और ये इसी वजह से हुआ है कि इनहेरिटेंस हुई हुई है। ठीक है, फादर वर्क का फंक्शन चाइल्ड के अंदर नहीं था, लेकिन वो फादर क्लास के अंदर मौजूद था, और ये जो चाइल्ड क्लास है इसने फादर क्लास को इनहेरिट किया हुआ था। तो इनहेरिटेंस बाइंडिंग कर देती है, एक बंडल बना देती है, और फिर चाइल्ड जो है वो उस बंडल के अंदर जितनी चीजें हैं वो असेस कर सकता है और यूज कर सकता है। ठीक है, और बंडल किन चीजों का बनता है? क्लास के अंदर तमाम फंक्शंस का, तमाम एट्रीब्यूट्स का। अब हम आगे चलते हैं और जो अदर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है, जैसे मल्टी इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस, उनके प्रोग्राम देखते हैं कि वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस की हमने एक एग्जांपल ये देख ली है, तो एक एग्जांपल ये देख लेते हैं। तो इसके अंदर भी सेम चीज़ है कि एक पेरेंट क्लास है, ठीक है, उसके अंदर डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, उसके अंदर लिखा हुआ है आई एम पेरेंट, और फिर चाइल्ड क्लास ने इनहेरिट किया है अपनी पेरेंट क्लास को, और उसके अंदर शो का फंक्शन है। तो यहाँ पे जब मैंने सी डॉट डिस्प्ले की है, तो उसने बेसिकली अपने पेरेंट की फंक्शन को चला दिया है, ठीक है, और फिर आप सी डॉट शो करके जो चाइल्ड का अपना फंक्शन है वो भी चला सकते हो। तो इसको रन कर लेते हैं एक दफ़ा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो आई एम पेरेंट पहले चल गया और फिर आई एम चाइल्ड चल गया, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में तीन क्लासेस हैं, तो एक फादर की क्लास है, एक मदर की क्लास है और एक चाइल्ड की क्लास है। तो चाइल्ड की क्लास में हमने कुछ भी नहीं लिखा, तो मैंने पास लिख दिया, लेकिन हमने चाइल्ड क्लास को फादर और मदर से इनहेरिट करवाया हुआ है। तो अगर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस की डायग्राम देखें तो उसमें क्या हो रहा था कि जो सी क्लास है वो चाइल्ड है ए और बी क्लास की, तो यही काम हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, कि फादर क्लास है, मदर क्लास है, लेकिन ये जो चाइल्ड है ये इनहेरिट है इस फादर क्लास से भी और इस मदर क्लास से भी, ठीक है। और ये जो चाइल्ड है जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये फादर के फंक्शंस भी कॉल कर सकता है, फादर की प्रॉपर्टीज को भी असेस कर सकता है, एंड सिमिलरली मदर के फंक्शंस को भी कॉल कर सकता है एंड मदर की प्रॉपर्टीज को भी असेस कर सकता है। तो एक ऑब्जेक्ट बना और सी एक वेरिएबल है जो उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, फिर हमने सी डॉट स्किल कॉल किया। तो सी फादर क्लास का एक फंक्शन था, ठीक है, और चाइल्ड क्लास ने उसे इनहेरिट कर दिया था, तो इस वजह से ये चल जाएगा। तो आप शुरू में देखेंगे आई नो ड्राइविंग एंड देन सी डॉट टैलेंट चलेगा, तो वो आ जाएगा आई नो कुकिंग। तो इस तरह से हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस की एक एग्जांपल देख ली। अब आगे चलते हैं हम और आगे देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा था यहाँ पे कि तीन क्लासेस बनाई थी ए बी सी, और वो सी क्लास का पेरेंट था बी और बी क्लास का पेरेंट था ए, ठीक है। तो यही काम हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो एक क्लास है जी ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, फिर अगली क्लास है पेरेंट की। तो पेरेंट किससे इनहेरिट है? ग्रैंड पेरेंट से। और फिर अगली क्लास है चाइल्ड, और वो किससे इनहेरिट है? पेरेंट से, ठीक है। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। और अब हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तो सी एक वेरिएबल है जो उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो अब हम सी को यूज करते हुए ग्रैंड पेरेंट के फंक्शंस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, पेरेंट के फंक्शन को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट जो खुद जिस क्लास का है चाइल्ड का उसके फंक्शंस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आया है ग्रैंड पेरेंट फीचर, ठीक है, क्योंकि फीचर वन को कॉल किया ना, तो फीचर वन का फंक्शन जो था वो ग्रैंड पेरेंट के अंदर था, फिर फीचर टू को कॉल किया और फिर फीचर थ्री को कॉल किया। तो होपफुली यू गेट द आइडिया कि हम किस तरह से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस की एक दफा डायग्राम देख लेते हैं। तो उसमें क्या था कि ए पेरेंट था और उसके तीन चाइल्ड थे बी सी डी। तो यहाँ पे भी हमने यही किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे एक क्लास है पेरेंट की, ठीक है, ये मेरी पेरेंट की क्लास है जिसके अंदर एक फंक्शन आता है फीचर के नाम से।
उसके बाद एक और क्लास है चाइल्ड वन के नाम से, ठीक है, और वो इनहेरेंट है पेरेंट की क्लास से, ठीक है। और इसके अंदर एक फंक्शन आता है जी सी वन, और वो कहता है चाइल्ड वन फीचर। उसके बाद चाइल्ड टू की क्लास है और वो भी इनहेरिट है पेरेंट से, ठीक है, और उसके अंदर सी टू फंक्शन आता है और वो कहता है चाइल्ड टू फीचर। और इसी तरह चाइल्ड थ्री क्लास है जो पेरेंट से इनहेरिट है, और इसके अंदर एक सी थ्री फंक्शन आता है जो कहते हैं चाइल्ड थ्री फीचर। तो ये जो तीनों चाइल्ड्स हैं वो इनहेरिट हैं पेरेंट के साथ, ठीक है। अब मैंने किया क्या कि मैंने चाइल्ड थ्री क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। चाइल्ड थ्री ओबीजे वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा, और फिर मैंने उस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए फीचर को कॉल कर दिया, और फीचर को जब कॉल किया तो ये चीज चल जाएगी पेरेंट फीचर। तो मैं इसको करता हूँ रन, तो आप इसके आउटपुट देखें पेरेंट फीचर आ रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह मैंने दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, चाइल्ड टू का ऑब्जेक्ट बनाया। उसके लिए मैंने एक और वेरिएबल बनाया चाइल्ड टू ओबीजे जो कि उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा, और फिर मैंने इसी वेरिएबल को यूज करते हुए फीचर को कॉल किया, और फीचर को जब मैंने कॉल किया तो फिर पेरेंट क्लास का ये वाला फंक्शन चल गया पेरेंट फीचर, ठीक है। ओके, तो hopefully you get the idea about all these type of inheritance, ठीक है। इसी तरह फिर हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी उसी तरह होगी जैसे आपने मल्टीपल इनहेरिटेंस की है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का कौन सा पॉइंट इससे सिमिलर है? अगर आप इसे देखें मल्टीपल इनहेरिटेंस को, तो सी जो इनहेरिट है वो ए और बी से इनहेरिट है, ठीक है, और यहाँ पे डी जो इनहेरिट है वो बी और सी से इनहेरिट है। तो जब हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस में ए और बी से इनहेरिट किया था, तो अगर आप वहां पे गौर करें तो वो हमने एक ही वक्त के अंदर दोनों चीजों से इनहेरिट कर दिया था, ठीक है। जब हमने ये चाइल्ड बनाया था तो वो एक ही वक्त के अंदर फादर से भी इनहेरिट था और मदर से भी इनहेरिट था, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपने हाइब्रिड इनहेरिटेंस करनी है, तो आप कैसे करोगे? तो आप बेसिकली एक क्लास बनाओगे, लेट से ए के नाम से एक क्लास बनाओगे, उसका इनहेरिटेंस करवाओगे चाइल्ड क्लास बी के साथ, और फिर एक क्लास सी बनाओगे जिसकी इनहेरिटेंस करवाओगे क्लास ए के साथ, ठीक है। और जो क्लास डी है उसकी आपको एक ही वक्त के अंदर क्लास बी और क्लास सी दोनों से इनहेरिटेंस करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम पांचों किस्म की जो इनहेरिटेंस है वो करवा सकते हैं, ठीक है। अब एक और बात कर लेते हैं, सुपर एक बिल्ट इन फंक्शन है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये क्या चीज है, ठीक है, तो उसे हम पढ़ लेते हैं ताकि हम आगे जब पढ़ें तो आपको आइडिया हो कि सुपर कहाँ पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक पेरेंट की क्लास है, ठीक है, और उसके अंदर है कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर एक पैरामीटर है नेम के नाम से। सेल्फ डॉट नेम किया है, इक्वल टू नेम किया है, तो आपने इस इंस्टेंस वेरिएबल को इस कंस्ट्रक्टर के लोकल वेरिएबल से इनिशियलाइज करवा दिया, और आपने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी कि पेरेंट इनिशियलाइज्ड, ठीक है। अब चाइल्ड में गए, चाइल्ड ने इनहेरिट किया हुआ है पेरेंट क्लास को, और उसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर आ रहा है, ठीक है, जो कि नेम और एज ले रहा है, ठीक है। अब सुपर क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, सुपर एक फंक्शन है जो कि पेरेंट के किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है चाइल्ड क्लास के अंदर रहते हुए विदाउट यूजिंग एनी ऑब्जेक्ट और विदाउट यूजिंग एनी क्लास नेम, ठीक है। तो हमने क्या किया कि सुपर पैरेंथेसिस डॉट डैश डैश इनिट डैश डैश, और फिर मैंने इसमें नेम पास कर दिया, ठीक है। और अब ये नेम जो है ना वो यहाँ पे जाएगा, और ये नेम सेल्फ डॉट नेम के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखें कि अगर आप पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन बना रहे हैं और पेरेंट के अंदर भी कंस्ट्रक्टर आता है और चाइल्ड के अंदर भी कंस्ट्रक्टर आता है, और आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना देते हो, तो वो चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर चलेगा, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा। इसकी एक एग्जांपल हम कर लेते हैं पहले कि ये मैंने अभी क्या बात कही है, फिर हम आते हैं उसके ऊपर कि सुपर कर क्या रहा है।
तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं क्लास बना लेता हूँ एक ए के नाम से, ठीक है। उसके अंदर डेफ डैश डैश इनिट डैश डैश सेल्फ रख लेते हैं, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ आई एम ए कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये मैंने प्रिंट कर दिया। और अब मैं एक और क्लास बना लेता हूँ, क्लास बी, और इसे इनहेरिट करवा देते हैं ए क्लास से। और इसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर है, डेफ डैश डैश इनिट डैश डैश सेल्फ कोलन। इसके अंदर लिख लेते हैं जी प्रिंट आई एम आ बी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ओके। अब मैं जाता हूँ मेन में, और जाके मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। और अलिफ नाम का वेरिएबल इस सब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। और अब मैं इस कोड को करता हूँ रन। तो सिर्फ चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चला है, सिर्फ बी क्लास का कंस्ट्रक्टर चला है, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर नहीं चला, ठीक है। तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सुपर लगाते हैं। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ सुपर डॉट डैश डैश इनिट डैश डैश, ठीक है। और अब मैं इसे चलाता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चल जाएगा, ठीक है। तो अगर कभी ऐसी सूरत हाल आती है कि चाइल्ड पेरेंट अगर कोई ऐसी सूरत हाल आती है कि पेरेंट के अंदर पैरामीटर है, जैसे इस केस में सेल्फ डॉट नेम है, और आप उसे इनिशियलाइज करवाना चाहते हो, और फिर चाइल्ड क्लास है, और चाइल्ड क्लास में पेरेंट को इनहेरिट किया हुआ है, तो चाइल्ड क्लास की जिम्मेदारी है कि वो पेरेंट के प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करवाएगा, ठीक है। पेरेंट के इंस्टेंस को इनिशियलाइज करवाएगा। और वो आप कैसे करवाओगे? ये सुपर का यूज करते हुए। ऐसे नहीं होगा जैसे अदर लैंग्वेजेस में आप करते थे कि आप ऑब्जेक्ट बनाते थे, तो वो चाइल्ड का भी कंस्ट्रक्टर चल जाता था, पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर चल जाता था। यहाँ पे ऐसे नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि आपने खुद ही पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को चलाना होता है, ठीक है। और वो आप कैसे चलाते हो? सुपर को यूज करके, ठीक है। और अगर आपने पेरेंट के एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज भी करना है, तो वो आप फिर इसके अंदर भेज दो ताकि वो इनिशियलाइज हो जाए। तो होपफुली यू गेट द आइडिया कि हम सुपर क्यों यूज करते हैं और किस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसे रन कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर अली और 20 पास किया, ठीक है। और ये चीज चल गई। अब सुपर पैरेंथेसिस डॉट इनिट मतलब पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, उसके अंदर हमने अली भेजा। अली जो है वो सेल्फ डॉट नेम के अंदर गया, ठीक है। और फिर प्रिंट हो गया पेरेंट इनिशियलाइज्ड, ठीक है। और उसके बाद सेल्फ डॉट एज, एज के अंदर हमने क्या भेजा था? 20, तो 20 चला गया। और सेल्फ डॉट एज के अंदर 20 आ गया, और फिर चाइल्ड इनिशियलाइज्ड आ गया। तो इतने काम से हमें क्या नजर आया होगा? पेरेंट इनिशियलाइज्ड और चाइल्ड इनिशियलाइज्ड नजर आया होगा। और बाद में फिर हमने ये प्रिंट करवा लिया हुआ है नेम ओबीजे डॉट नेम और ओबीजे डॉट एज, ठीक है। तो वो अली और 20 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो अब मैं जो करता हूँ रन, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो मैंने बताया वही आउटपुट आई है, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल है। तो एक ए क्लास है, ठीक है। और उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, ए कंस्ट्रक्टर। फिर एक बी क्लास है जो कि इनहेरिट हुई हुई है ए क्लास से, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, लेकिन उसने सबसे पहले कॉल की है अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। इसी तरह सी क्लास है, और वो इनहेरिट है ए क्लास से ही, और उसने कॉल की है ए के कंस्ट्रक्टर को। इसी तरह फिर क्लास डी है, और वो इनहेरिट है बी और सी से, ठीक है। और अब यहाँ पे जो कॉल हुआ है सुपर,
ठीक है, वो किस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा? सोच के बताएं इसका। क्या वो बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा या सी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा? क्योंकि डी तो एक ही वक्त के अंदर बी के साथ भी इनहेरिट है और सी के अंदर भी इनहेरिट है। तो होपफुली आप सबको डायमंड प्रॉब्लम का पता होगा। डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको। डायमंड प्रॉब्लम समझने के लिए ना मुझे हाइब्रिड इनहेरिटेंस में जाना पड़ेगा। तो डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर क्लास ए है ना, उसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, क्लास बी है उसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर है, क्लास सी है उसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर है, और क्लास डी को कह भी रहे हैं तो अभी मैं कंस्ट्रक्टर की बात कर रहा हूँ, तो उसी को लेके चलते हैं। तो होता क्या है कि जब डी क्लास ए की वक्त के अंदर बी और सी क्लास के साथ इनहेरिट है, तो कंपाइलर को ये नहीं पता चलता कि मैंने किसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, बी के कंस्ट्रक्टर को या सी के कंस्ट्रक्टर को। क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम तो इनिट ही है, ठीक है। तो आप ये सपोज कर लो कि वैसे तो इनिट नाम का सिर्फ कंस्ट्रक्टर ही बनता है, लेकिन आप इस तरह सपोज कर लो कि क्लास ए के अंदर भी इनिट नाम का फंक्शन है, क्लास बी के अंदर भी इनिट नाम का फंक्शन है, और क्लास सी के अंदर भी इनिट नाम का फंक्शन है। अब डी क्लास जो है वो एक वक्त के अंदर बी क्लास से भी इनहेरिट है और सी क्लास से भी इनहेरिट है। तो अब जब मैंने इनिट को कॉल किया ना डी का ऑब्जेक्ट बना के, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैंने बी के इनिट को फंक्शन को चलाना है या सी के इनिट फंक्शन को चलाना है। तो ये चीज अम्बिगुइटी क्रिएट कर देती है कंपाइलर के लिए कि मैंने किस इनिट को चलाना है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम, ठीक है। अब पाइथन डायमंड प्रॉब्लम को रिजोल्व कैसे करती है, तो वो आप समझ लें। तो पाइथन जो है वो डायमंड प्रॉब्लम को इस तरह रिजोल्व करती है कि आप क्या कहते हो कि आप मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर को यूटिलाइज करते हो, तो वो आपकी प्रॉब्लम को रिजोल्व कर देता है, ठीक है। तो मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर क्या है कि जो चीज पहले लिखी गई है ना, जैसे डी क्लास पहले यहाँ पे बी से इनहेरिट है, फिर सी से इनहेरिट है, हालांकि कि ये एक ही वक्त के अंदर दोनों से इनहेरिट है, लेकिन जो चीज पहले आएगी ना, मैं उसके इनिट फंक्शन को चलाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब चलेगा बी का कंस्ट्रक्टर, ठीक है। होपफुली यू गेट द आइडिया। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, तो अब आप आउटपुट देख लीजिएगा कि डी से पहले ये डी कंस्ट्रक्टर तो चलना ही था, उससे पहले बी का कंस्ट्रक्टर चला हुआ है, ठीक है। और बी का कंस्ट्रक्टर क्यों चला हुआ है? क्योंकि एमआरओ की वजह से, कि बी पहले लिखा है तो बी पहले चलेगा, फिर सी का कंस्ट्रक्टर चलेगा, और सी इनहेरिट है ए से, और फिर ए का कंस्ट्रक्टर चलेगा। इसीलिए आप ये पैटर्न देख रहे हो आउटपुट का, ठीक है। होपफुली यू गेट द आइडिया। तो अब हम बात कर लेते हैं मेथड ओवरराइडिंग की। आगे के आप मेथड ओवरराइडिंग पहले पढ़ाना चाहिए था, और उसके बाद मुझे ये डायमंड वाली प्रॉब्लम पढ़ानी चाहिए थी, लेकिन आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि वहां पे कंफ्यूजन क्यों हो रही थी, कि इनिट नाम का फंक्शन ही सब में आ रहा है। तो कंपाइलर को ये नहीं पता चलता कि अब मैं बी क्लास के इनिट फंक्शन को चलवाऊं या सी क्लास के इनिट फंक्शन को चलवाऊं। तो वहां पे एमआरओ ने हेल्प की कि भाई जो चीज पहले लिखी है ना, तुम उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दो। तो अब मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, तो वो समझते हैं। अब मेथड ओवरराइडिंग ये है कि जब ग्रैंड पेरेंट की क्लास है, उसके अंदर भी शो नाम का फंक्शन है, इसी तरह पेरेंट है, पेरेंट के अंदर भी शो नाम का फंक्शन है, और चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर भी शो नाम का फंक्शन है। और अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ चाइल्ड का, और सी एक वेरिएबल है जो उसे पॉइंट कर रहा है, और मैं सी डॉट शो करता हूँ। तो मुझे बताओ कौन सा शो रन होगा, चाइल्ड का शो रन होगा, पेरेंट का शो रन होगा, या ग्रैंड पेरेंट का रन होगा? तो याद रखें यहाँ पे कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा उसी का ये शो चलेगा,
ठीक है। तो वो ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट के शो को ओवरराइड कर देगा। अब मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखोगे कि आई एम चाइल्ड आउटपुट आएगी। ठीक है। होपफुली यू गेट द आइडिया कि व्हाट इज फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग आसान अल्फाज में ये है कि अगर तीन क्लासेस हैं और तीनों इनहेरिट हुई हुई है एक दूसरे से, जैसे पेरेंट इनहेरिट हुआ ग्रैंड पेरेंट से और चाइल्ड इनहेरिट हुआ पेरेंट से, तीनों के अंदर शो नाम का फंक्शन आ रहा है, तो जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कौन सा फंक्शन कॉल करेगा? पेरेंट का फंक्शन शो चलेगा या ग्रैंड पेरेंट का शो चलेगा? तो याद रखें, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उसी का शो चलेगा। अगर मैं यहाँ पे चाइल्ड की जगह पेरेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ और फिर अब बताएं मुझे किसका चलेगा शो फंक्शन, तो अब यहाँ पे आई एम पेरेंट चलेगा। ठीक है, बेसिकली ये पेरेंट का शो चला है। तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो उसे ही प्रेफरेंस देगा। इसे कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो आगे हम दोबारा डायमंड प्रॉब्लम पे बात करते हैं। जैसे आगे इनिट के केस में आपने देखा था कि डायमंड प्रॉब्लम हम फील कर रहे थे और उसको हमने एमआरओ से सोल्व किया था। तो यहाँ पे भी हम डायमंड प्रॉब्लम की बात करेंगे। अब मेरे पास ए क्लास है, ठीक है, और उसके अंदर शो नाम का फंक्शन है और शो के अंदर लिखा हुआ है ए शो। ठीक है, उसके बाद क्लास बी है जो कि ए से इनहेरिट है और उसके अंदर भी शो नाम का फंक्शन है और उसके अंदर लिखा हुआ है बी शो। अब एक और क्लास है सी और वो ए से इनहेरिट है, ठीक है, और उसके अंदर लिखा हुआ है सी शो। और एक और क्लास है डी नाम से और वो एट अ टाइम इनहेरिट है बी और सी से। ठीक है, और फिर मैं डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ओबीजे जो उसे पॉइंट कर रहा होगा, और फिर मैं उस वेरिएबल को यूज करते हुए जो कि उस सब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था डॉट शो कॉल करता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे बताएं किस क्लास का शो चलेगा। तो किस क्लास का शो चलेगा सोच के बताएं जरा यहाँ पे। अगर आपको मेरी पिछली बातें समझ आई हुई हैं तो यहाँ पे आप बता देंगे कि किस क्लास का शो चलना चाहिए। तो एमआरओ की बात है कि यहाँ पे जोन सी क्लास पहले लिखी होगी उसका शो चलेगा। तो ओबीजे डॉट शो करेंगे तो जो क्लास यहाँ पे लिखी हुई है उसका शो चलेगा। ठीक है, तो बी क्लास का शो चलेगा। तो मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखेंगे आउटपुट में ये बी शो चल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कि एमआरओ मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर अगर हमने देखना है तो वो किस तरह देखें। ठीक है, ये मैं फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो आप डी का ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, और तो आप क्लास का नाम लिखें डॉट एमआरओ करते हैं। ठीक है, और वो आपको मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर दिखा देगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि क्लास मेन डी है। ठीक है, उसके बाद जिस चीज के साथ वो पहले इनहेरिट हुई है वो क्लास बी है, फिर किससे इनहेरिट हुई है क्लास सी है, और फिर किससे इनहेरिट हुई है क्लास ए से। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि क्लास ए से कैसे क्लास डी इनहेरिट हुई हुई है। तो देखें जो क्लास बी है वो किससे इनहेरिट हुई थी ए से। तो जब आप एक ऐसी क्लास से इनहेरिट कर रहे होते हो ना जो पहले इनहेरिट हो चुकी होती है, तो आप ये समझेंगे आप ए क्लास की तमाम चीजें बी इनहेरिट कर रहे हो और बी क्लास की तमाम चीजें भी इनहेरिट कर रहे हो। और इसका सबूत देने के लिए मैं यहाँ पे से शो वन कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जब आप डॉट लगाएंगे ना तो आपको शो वन भी नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो भी एक्चुअल में डी के अंदर इनहेरिट होके चीज आ रही होती है। ठीक है, खैर इसे मैं शो ही कर देता हूँ, लेकिन आप ये बात समझ चुके होंगे होपफुली कि किस तरह से यहाँ पे ये ए को भी इनहेरिट कर रहा है, बी को भी इनहेरिट कर रहा है और सी को भी इनहेरिट कर रहा है। और उसकी वजह क्या है कि बी ऑलरेडी इनहेरिट हो चुका था ए से। और
आपको ये जो मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर शो हुआ है उसमें क्लास डी है, वो सबसे पहले इनहेरिट हुई है बी से, ठीक है, फिर इनहेरिट हुई है सी से, और फिर इनहेरिट हुई है ए से। और वो आखिर में क्यों हुई है? क्योंकि बी क्लास पहले इनहेरिट हो चुका था, लेकिन हम प्रायोरिटी देख रहे हैं डी सबसे पहले किसके साथ इनहेरिट हुआ है, तो वो क्लास बी से हुआ है। लेकिन हम क्लास डी के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए क्लास ए की चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं। होपफुली यू गेट द आइडिया। ओके, आगे बात कर लेते हैं इनकैप्सुलेशन पे। तो इनकैप्सुलेशन क्या होती है? तो इनकैप्सुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, कि हम मेन से चीजें छुपा लेते हैं, ठीक है। अब मेन से चीजें छुपाने की जरूरत क्या है? पहले तो बंदा ये पूछे कि भाई ये क्या बात हुई, मेन से चीजें क्यों छुपानी? तो मेन से चीजें इस वजह से छुपानी है फॉर डेटा सेफ्टी। अगर एक बैलेंस नाम का एक बैंक क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल है, और अगर मेन में कोई करता है कि ऑब्जेक्ट डॉट बैलेंस इज इक्वल टू -1000, फिर तो मेन में जब आप ये करोगे तो वो -1000 से इनिशलाइज हो जाएगा, ठीक है। आल कर्जे वाली सूरत हाल में तो ये चीज जायज है, लेकिन अगर कर्जे वाली सूरत हाल नहीं है तो फिर, या अगर ऑब्जेक्ट डॉट बैलेंस के अंदर स्ट्रिंग पास कर देता तो फिर, तो वहां पे हमें चीजों को प्राइवेट रखना पड़ेगा, ठीक है। और प्राइवेट से क्या फायदा होता है कि आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, तो आप मेन से चीजें छुपा लेते हो। इसे ही हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। अब इनकैप्सुलेशन के अंदर तीन चीजें आती हैं: पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है। तो पब्लिक ये कहता है कि असेसेबल एवरीवेयर। जितनी हमने अभी तक कोडिंग की है ना, उसमें हम पब्लिक की चीज को कर रहे थे कि जहां से मर्जी असेस कर रहे थे, जहां मर्जी चेंजिंग कर रहे थे, तो वो तमाम चीजें पब्लिक में आ रही। प्रोटेक्टेड में क्या होता है? तो पहले पब्लिक की हम एक एग्जांपल देख लेते हैं यार। तो हमने जितनी भी एग्जांपल की हैं वो पब्लिक की हैं। तो हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाई, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर है, नेम है और एज है। सेल्फ डॉट नेम किया, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल है, और ये जो नेम है ये इस कंस्ट्रक्टर का लोकल वेरिएबल है, तो हमने इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा दिया। एंड सिमिलरली फॉर एज, ठीक है। और फिर हमने डिस्प्ले को यूज करते हुए सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट एज करके उस नेम और एज को डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। और हमने मेन से अली और 20 पास किया था, जो कि यहाँ सेल्फ डॉट नेम में इनिशियलाइज हुआ और सेल्फ डॉट एज में इनिशियलाइज हुआ, और यहाँ से वो चीज़ प्रिंट हो गई। तो जब मैं इसे रन करूंगा तो पहले तो ये चीज नजर आएगी कि नेम अली एज 20, और फिर मैंने प्रिंट एस डॉट नेम किया, तो मेन से हम प्रिंट कर सकते हैं, तो वो हमें मेन से नजर आ जाएगा कि जब मैंने एस डॉट नेम किया तो हम उसे असेस कर सकते थे, और अली यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवा दिया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं प्रोटेक्टेड। पाइथन के अंदर प्रोटेक्टेड करना हो तो कैसे कर सकते हैं? तो पाइथन के अंदर हम डैश लगाते हैं, सिंगल डैश लगाते हैं किसी भी चीज को प्रोटेक्टेड करने के लिए। और प्रोटेक्टेड क्या कहते हैं? असेसेबल विद इन द क्लास एंड सब क्लासेस, ठीक है। कि अगर आप इनहेरिटेंस करते हो तो आप अगली क्लास के अंदर भी उसे असेस कर सकते हो, ठीक है, और विद इन द क्लास भी आप कर सकते हो। तो प्रोटेक्टेड की एग्जांपल ये है कि जब भी आपने किसी वेरिएबल को प्रोटेक्टेड करना है तो आपने डैश लगाना है, एक सिंगल डैश लगानी है साथ। अब सेल्फ डॉट डैश नेम है, ठीक है, एंड सेल्फ डॉट डैश एज है, ये दोनों इंस्टेंस वेरिएबल प्रोटेक्टेड है। आप इसका इस्तेमाल क्लास के अंदर कर सकते हो, इनहेरिट क्लास में कर सकते हो, लेकिन आप इसका मेन में नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, पहले इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं, लेकिन फिर मैं आपको कहूंगा कि अच्छा ये मेन में भी असेस हो जाता है। लेकिन फिर आप क्वेश्चन ये करोगे कि भाई मेन में क्यों ऐसा हो जाता है, तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम फिलहाल इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं। जो पहली बात है कि इसको हम मेन में यूटिलाइज नहीं कर सकते, ये मैं बात कर रहा हूँ। तो सेल्फ डॉट नेम
इंस्टेंस वेरिएबल है, ये जो नेम है ये लोकल वेरिएबल है इस कंस्ट्रक्टर का, तो सेल्फ डॉट डैश नेम के अंदर इनिशियलाइज हो गया एंड सेल्फ डॉट डैश एज के अंदर इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले का फंक्शन है जिसके जरिए हमने सेल्फ डॉट डैश नेम डिस्प्ले करवा दिया है, और एज है, और एज को भी हमने सेल्फ डॉट डैश करके डिस्प्ले करवा दी है। बेसिकली ये फंक्शन के अंदर लिखा है, तो जब फंक्शन कॉल करेंगे तो ये लाइन चल जाएगी। ठीक है, इसी तरह ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो ग्रेजुएट एक अलहदा क्लास है और ये स्टूडेंट किसका है, इनहेरिटेंस का। तो ये ग्रेजुएट की क्लास ने अपना पेरेंट बुला लिया स्टूडेंट को, और यहाँ पे शो का फंक्शन है और वो इनको यूज कर रहा है अपने फंक्शन के अंदर, तो वो सेल्फ डॉट डैश नेम कर रहा है एंड सेल्फ डॉट डैश एज कर रहा है। ठीक है, अब मैं मेन में जाता हूँ, तो ग्रेजुएट को कॉल किया, ग्रेजुएट में उसने मून और 22 भेज दिया, तो नेम में गया मून और 22, और बाद में उसने जी डॉट डिस्प्ले किया, तो जी डॉट जब डिस्प्ले किया तो पेरेंट के अंदर ये फंक्शन था तो वो रन हो गया, फिर आपने जी डॉट शो किया तो ये फंक्शन रन हो गया। तो अब मैं इसे चलाता हूँ, तो आप देखें आउटपुट क्या आती है। तो आउटपुट आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी बात की क्या आ रही है। अच्छा, अब जो बात मैंने की है ना, कि प्रोटेक्टेड जो है वो क्लास के अंदर यूज कर सकते हो, फंक्शंस के अंदर यूज कर सकते हो। एक क्लास इनहेरिट है तो आप उसके अंदर से यूज कर सकते हो, लेकिन मेन में यूज नहीं कर सकते। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड बात कहती है, लेकिन पाइथन कहती है कि मैं फिर भी तुम्हें असेस दे दूंगी मेन में। अगर कोई बंदा ये करता है, जी डॉट डैश नेम इज इक्वल टू अली करता है, तो फिर भी चेंजिंग हो जाती है। ठीक है, अब ये देखो अली एज 22 नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जी डॉट करता हूँ तो सिर्फ मुझे शो डिस्प्ले नजर आ रहा है, मुझे क्लास के अंदर का वेरिएबल नहीं नजर आ रहा। ठीक है, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं और मल्टीपल फाइल्स के अंदर काम करते हैं, तो हमारा एक जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है कि जो सी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही हम उसे असेस नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मुझे सिर्फ शो और डिस्प्ले नज़र आ रहा है, तो मैं अगर एक जेंटलमैन हूँ तो मैं कभी भी ऐसे नहीं करूँगा कि अच्छा मैं किसी और क्लास को देखूँ, उसमें देखूँ कि अच्छा इसने ये नेम प्रोटेक्टेड बनाया हुआ है, तो प्रोटेक्टेड अगर बना है तो मैं ऐसे करके नेम करके वो नेम ही चेंज कर दूँ। ठीक है, तो ये जेंटलमैन वाली अप्रोच नहीं है। तो पाइथन सिर्फ और सिर्फ जेंटलमैन लोगों के लिए लिखी गई है, वो उन लोगों के लिए नहीं लिखी गई कि वो, अगर आप दूसरी लैंग्वेज की बात करो ना, तो वहां पे अगर एक चीज प्रोटेक्टेड कर दो तो वो मेन में जाके आप कभी भी उसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन पाइथन कहती है कि आई एम फॉर ओनली जेंटलमैन। ठीक है, तो इस वजह से उसने ये असेस दे दिया हुआ है, लेकिन उसने छुपाया है। जब आप जी लोड करते हो तो वो नजर नहीं आता, लेकिन अगर आप फिर भी किसी क्लास के वेरिएबल्स को देख के फिर जानबूझ के चेंजिंग करते हो तो वो आप में मसला है, पाइथन में मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा, यही बात वैसे प्राइवेट में भी है, लेकिन प्राइवेट में पहले हम पढ़ लेते हैं और फिर हम देख लेते हैं कि क्या बात है। अगर किसी चीज को प्राइवेट करना है ना, अब प्राइवेट क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट वेरिएबल्स को असेस कर सकते हो ओनली इनसाइड द क्लास। ठीक है, कि आप सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर असेस कर सकते हो, आप उसे मेन में असेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टूडेंट की क्लास है, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर मैंने दो प्राइवेट वेरिएबल बनाया है। प्राइवेट वेरिएबल कैसे बनता है, डबल डैश लगा के सेल्फ डॉट डैश डैश नेम, मतलब डबल डैश आएगी तो वो प्राइवेट वेरिएबल होगा, और बाकी सारी बात आपको पता है कि ये लोकल वेरिएबल्स हैं कंस्ट्रक्टर के, उससे हमने इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा दिया, फिर डिस्प्ले यूज कर रहे हैं उसे। अब मैंने मेन में गया, मेन में स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, नेम में मैंने वैल्यू भेजी और इस एज वेरिएबल में मैंने वैल्यू भेजी, और वो फिर इंस्टेंस वेरिएबल में उसने इनिशियलाइज करवा दी। अब मैं एसप्लोट डिस्प्ले करता हूँ, तो एसप्लोट डिस्प्ले करता हूँ तो ये रन हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, तो पहले मैं इसे चला देता हूँ और आपको समझ आ जाएगी कि नेम्स है ना और एज 19 प्रिंट हो गया। अच्छा, अगर मैं ये करता हूँ कि प्रिंट एस डॉट डैश डैश नेम,
तो क्या होगा? तो एरर आएगा। और एरर क्या आएगा कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट डैश डैश नेम। ठीक है, तो ठीक होगी बात कि आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है नेम मैंजलिंग की। अब नेम मैंजलिंग क्या कहती है कि जब तुम एक वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल को प्राइवेट करते हो ना, तो वो क्या करता है कि अपनी क्लास के अंदर बेसिकली नाम चेंज कर देता है। और वो नाम क्या रखता है? वो इस वेरिएबल का नाम रखता है डैश स्टूडेंट डैश डैश नेम। वो ये नाम रख देता है। ठीक है। अब अगर किसी को ये बात का पता है पर वो स्टिल प्राइवेट वेरिएबल को असेस करना चाहता है मेन से, तो वो कैसे कर सकता है? वो ऐसे कर सकता है। ठीक है कि एस एस क्या एक वेरिएबल है जो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। और नेम मैंजलिंग ये कहता है कि अगर तुम एक इंस्टेंस को प्राइवेट करते हो तो उसका नाम मैं किस तरह सेव करूंगा? डैश लगा के आगे क्लास का नाम लिख के डैश डैश नेम, जो कि वेरिएबल का नाम है, वो रख दूंगा। लेकिन अगर किसी को ये बात पता है तो वो क्या करेगा कि वेरिएबल को यूज करेगा, डॉट लगाएगा। नजर उसे कुछ नहीं आ रहा होगा, लेकिन डैश स्टूडेंट डैश डैश नेम करेगा, तो वो उसको असेस कर सकेगा। एरर आया। एरर इस वजह से आया कि इसको मैंने कमेंट नहीं किया था। अब मैं इसे रन करता हूँ तो सना मेन में सेस हो रहा है। अब यहाँ पे भी आप पूछोगे कि ये क्या बात हुई, प्राइवेट है तो मेन में सेस नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई वही बात है कि पाइथन इज ओनली फॉर जेंटलमैन। तो अगर तो आप जेंटलमैन हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप जेंटलमैन नहीं हो और आपकी कंपनी का कल्चर खराब है, तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप किसी के प्राइवेट वेरिएबल में भी जाके चेंजिंग्स को करना चाहोगे। ठीक है। लेकिन ये चीज़ मना की जाती है कि आप ऐसे नहीं करते, और मैं अज्यूम ये करता हूँ कि आप जेंटलमैन ही हो सारे और नहीं करोगे। और पाइथन ने भी यही अज्यूम किया हुआ है कि आप तमाम लोग जेंटलमैन हो। हाँ, अब कुछ लोग जावा और सी प्लस प्लस पढ़ के आए हुए हैं। तो जावा और सी प्लस प्लस जो है, वहां पे अगर आपने एक वेरिएबल को प्राइवेट कर दिया है ना, तो आप जो मर्जी कर लो, मेन से आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब जरूरी नहीं कि उसने आपको जेंटलमैन सपोज नहीं किया हुआ जावा और सी प्लस प्लस ने, लेकिन उन्होंने ये रूल बना दिया कि आप मेन में नहीं असेस कर सकते। ठीक है। पाइथन ने आपको ज़रा ज़्यादा जेंटलमैन सपोज कर लिया, तो उसने आपको बता दिया कि मैं टोटली प्राइवेट नहीं करती चीज़ को। ठीक है। आप उसे चेंज कर सकते हो, लेकिन जब आप एक कंपनी में एक ग्रुप में काम कर रहे होते हो तो आप कभी भी इस तरह नहीं करते यार। ठीक है, कि आप किसी के प्राइवेट वेरिएबल्स को, प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स को असेस करो और चेंज करो। तो फिर क्वेश्चन आता है कि अच्छा, हम प्राइवेट वेरिएबल्स को इस तरह नहीं चेंज करना चाहिए, तो फिर किस तरह करें? तो उसका आंसर है गेटर सेटर। कि आप गेटर एंड सेटर्स का इस्तेमाल करो और फिर आप अपने प्राइवेट वेरिएबल्स के अंदर चेंजिंग करो। ठीक है। जैसे ये एक एग्जांपल है, एक मैंने क्लास बनाई है बैंक अकाउंट की। ठीक है। और उस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, और उसे हम सेल्फ डॉट डैश डैश बैलेंस प्राइवेट वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा रहे हैं। लेकिन अगर हमने कंस्ट्रक्टर के बगैर हमने प्राइवेट वेरिएबल्स को सेट करना है, तो फिर क्या करें? तो फिर हम क्या करें कि कंडीशंस ऐड कर दें कि कोई भी बंदा आके वो बैलेंस के वेरिएबल में नेगेटिव में ना कोई चीज़ रख सके। हम कोई ऐसी कंडीशन लगा दें कि अगर ये जो सेट बैलेंस के अंदर पैरामीटर है अमाउंट, इसे कोई स्ट्रिंग से ना सेट कर दे, तो हम ये लिख सकते हैं कि इफ टाइप इज इक्वल टू एस टी आर, तो प्रिंट करवा दो कि यार ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए हमने कोड बनाया हुआ है। ठीक है। तो आप गेटर सेटर के जरिए अपने प्राइवेट
वेरिएबल्स को मेन में दिखा भी सकते हो और सेट भी करवा सकते हो, और यही बेस्ट अप्रोच है कि गेटर सेटर के जरिए आप अपने प्राइवेट वैल्यूज को भी सेट करवा सकते हो। ठीक है, आपने मेन से सेट नहीं करवाया, लेकिन आपने क्या किया कि आपने फंक्शन कॉल किया, और जब आप फंक्शन कॉल करोगे तो आपके पास ज्यादा सहूलत होगी, आप उसे कंडीशंस लगा लगा के अपने प्राइवेट वेरिएबल्स को अच्छे से हैंडल कर सकोगे। तो होपफुली यू गेट द आइडिया अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स। आज हमने इनहेरिटेंस पढ़ा है, इनकैप्सुलेशन पढ़ा है, मेथड ओवरराइडिंग पढ़ा है, डायमंड प्रॉब्लम पढ़ा है, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर पढ़ा है। तो आपको ये तमाम टॉपिक्स की समझ आई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का जो इसके रिलेटेड हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।